हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। हम गणित प्रकाश के ग्रेड 6 मैथमेटिक्स के सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 1 डन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2 के 2.5 तक हमने डन। टुडे वी विल लर्न अबाउट some topics. First topic is comparing angles without superimposition. अभी हमने सुपरइम्पोजिशन के बारे में बात करी थी लास्ट वीडियो में कि सुपरइम्पोजिशन क्या होता है। इट मींस ओवरलैप होना, दो चीजों का ऐसे ओवरलैप हो जाना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, वर्टिक्स बट सेम होना, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। बट अभी हमें क्या करना है, एंगल्स को कंपेयर करना है बट विदाउट सुपर इम्पोजिशन, यानी कि हमें ओवरलैप करके नहीं करना है एंगल्स को कंपेयर। अभी हमें विदाउट सुपर इम्पोजिशन करना है, यानी कि बिना एंगल को ओवरलैप किए हुए हम कैसे एंगल्स को कंपेयर करेंगे कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टू क्रेन दिख रही होंगी जो कि क्या कर रही है, आपस में आर्ग्यूमेंट कर रही है, यानी आर्ग्यूइंग कर रही है। किस बात को लेकर आर्ग्यूइंग कर रही है कि कौन ज्यादा, मतलब कि हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, कौन सबसे ज्यादा वाइडर अपना माउथ ओपन करता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि किसका सबसे, जब जो जितना ज्यादा ओपन करेगा अपना माउथ, जितना ज्यादा उसका वाइडर होगा माउथ, उसका एंगल उतना ही ज्यादा बिग होगा। तो हम इसको कैसे विदाउट सुपर इम्पोजिशन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको समझाई गई है। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक होता है ना मेजरिंग पेपर होता है, यानी कि ट्रेस पेपर होता है, जिससे हम ना ट्रेस कर सकते हैं। तो एक सर्कल, ट्रांसपेरेंट सर्कल लेना चाहिए हमें, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आप अगर घर पे आपके पास कोई बटर पेपर हो तो उसके हेल्प से भी आप, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है और सर्कल होता है, तो उसके हेल्प से भी आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट अवेलेबल नहीं था, बट एक सर्कल है जो कि ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, बट फिर भी हम एक एक्टिविटी फिर भी शो कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एंगल ऐसे बनाया और इसको अगर ये ट्रांसपेरेंट होता, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है बट एक्टिविटीज के लिए बता रही हूँ कि अगर ये ट्रांसपेरेंट होता और मैं इसके ऊपर रख देती, इस एंगल के ऊपर रख देती यहाँ पर, तो इसका पॉइंट हमें यहाँ कहीं शो होने लगता कि यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स और वर्टेक्स जो है हम सेम पॉइंट कर देते, और जो इसकी आर्म और ये आर्म है इनको सेम कर देते, और उसके बाद ये और ये हमारे ये जो सेम हो जाते पॉइंट, और उसके बाद हम कोई दूसरा एंगल बनाते, मतलब ऐसा वाला कोई एंगल बनाते और उसके ऊपर इस ट्रांसपेरेंट सर्कल की शीट को रख देते। तो उससे हमें अगर पता चलता, जिस तरीके से मैंने ये है और इसी वर्टिक्स के ऊपर अगर हमने वर्टिक्स है और वर्टिक्स को, जैसे इसका वर्टिक्स और इसका वर्टिक्स अगर हम सेम लेते, तो हो सकता है कि ये वाला एंगल थोड़ा सा ऐसे जाए, यानी कि हमें उसकी मदद से मिलता कि ये वाला एंगल बिग होता और ये वाला स्मॉल होता। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक ट्रांसपेरेंट सर्कल या शीट कोई भी हो, उसके थ्रू आप किसी एंगल, कोई भी एंगल बना होगा और उसके ऊपर अगर आप रखकर देखेंगे और उसका वर्टेक्स सेम लेंगे और उसके थ्रू आप पता करेंगे कि उसका वर्टेक्स सेम लेंगे, वहां पे पॉइंट कर देंगे, उनके आर्म्स को पॉइंट कर देंगे, उसके बाद दूसरा एक एंगल लेंगे और उसके वर्टेक्स को और उसके आर्म्स को जब आप पॉइंट करेंगे और सेम मिलाएंगे, तो आप पता चल जाएगा आपको कि विच एंगल इज ग्रेटर देन अदर एंगल। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा एंगल स्मॉलर है। इससे इसके थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेकिंग रोटेशन आर्म्स। आर्म्स के रोटेशन, यानी कि आर्म होती है ना, ये आर्म और ये आर्म, ये आर्म आर्म का रोटेशन, यानी कि किस तरीके से आर्म का रोटेशन के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इन्होंने जो पेपर पिन होती है ना, इस तरीके की एक पेपर पिन होती है, ये वाली ऐसी इस तरीके की एक पेपर पिन होती है जो पेपर में लगाई जाती है, ऐसे पेपर है ना अटैच की जाती है, तो वो पेपर पिन होती है। उस पेपर पिन का क्या किया, एक सिरे को इन्होंने ओपन कर दिया, जैसे ये इस सिरे को ओपन कर दिया, और यहाँ से भी एक सिरा इन्होंने ओपन कर दिया, ठीक है। और ये इसको ओपन करने के बाद क्या किया, यहाँ पर दो स्ट्रॉ, ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को ऐसे ओपन कर दिया जो पेपर वाली थी, ठीक है, पेपर पिन। और उसमें क्या किया, एक में यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगा दी है और यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगा दी है, और जब स्ट्रॉ लगाई तो ये ऐसे मूव करने लगे, है ना, मतलब स्ट्रॉ लगाई तो ऐसे मूव कर रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है पेपर, तो यहाँ पर ये जैसे पेपर पिन को ओपन किया, यहाँ से भी पेपर पिन को ओपन किया, यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगाई, यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगाई, और जब वो स्ट्रॉ लगाई तो वो स्ट्रॉ कुछ एक तरीके से आप समझो इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे एक स्ट्रॉ यहाँ और एक स्ट्रॉ यहाँ, अब ये पेपर ऐसे, ये स्ट्रॉ जो है मूव करने लगी। तो उस स्ट्रॉ के थ्रू हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई वो स्ट्रॉ अगर हम ऐसे ऐसे अगर है, इतनी इतनी ही ओपन हो रही है, इतनी ही ओपन हो रही है ऐसे, तो इसका जो आप वर्टेक्स देख रहे हो कम टर्न हो रहा है, फिर इतनी ओपन हो रही है इसका वर्टेक्स ज्यादा हो रहा है, फिर इतनी टर्न हो रही है यानी इसका वर्टेक्स और ज्यादा टर्न हो रहा है,
और ज्यादा बिग एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से एक स्ट्रॉ और पेपर पिन की हेल्प से और जब आर्म को रोटेट करते हैं तो वो एंगल कैसे स्मॉलर और बिगर रिप्रेजेंट होता है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इन्होंने उसी को एक्टिविटी में एक कार्ड शेप बना, मतलब कि दो, ये वाला बीच में ये है, जैसे ये है, एक स्ट्रॉ इधर लगा दिए पेपर पिन के, एक स्ट्रॉ इधर लगा दी पेपर पिन के, ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब ये इसका वर्टेक्स है। अब यहाँ पर इन्होंने कार्डबोर्ड लिया है, इस कार्डबोर्ड को ना इन्होंने एक ऐसे कट लगा दिया, यहाँ पर एक स्लिट टाइप बना दिया, यहाँ पर एक शेप बना दिया, एक एंगल का, कोई भी एक एंगल का इन्होंने शेप बना दिया। ये कार्डबोर्ड लिया है, उस कार्डबोर्ड में कोई भी एक एंगल का शेप बना दिया, उसको कट कर दिया, किसी भी एक एंगल का शेप बना के कट कर दिया। अब वही क्या करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट उसने स्ट्रॉ से शेप बनाए थे ना, वो इसके बीच में ऐसे डालने की कोशिश करेगा। तो मतलब कोई तो ऐसे है, कोई तो ऐसे दिखे, कोई ऐसे बना, ये वाला दिखे, ये वाला ऐसे बना है ना, ये वाला ऐसे बना है, तो इसको अगर इस कार्ड शीट पे के एंगल से अगर इसमें डालेगा, गुजारेगा, तो क्या ये गुजर पाएगी यहाँ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। इसका वर्टिक्स सेम रखेंगे और ऐसे डालेंगे तो क्या ये जा पाएगा? नहीं, क्योंकि ये सेम ऐसे कट नहीं है, ये तो इधर से कट है और ये नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बिग हो रहा है। फिर यहाँ पर ये वाला टर्न लिया इन्होंने, ये टर्न ऐसे लिया, इसको लिया, इस वर्टेक्स को, अब इसका वर्टेक्स हमने यहाँ पे रखा, क्या ये जा पाएगा? तो हाँ, ये अगर हम इसके वर्टेक्स और इसके वर्टेक्स को रखेंगे तो ये इसके अंदर से जा पाएगा, मतलब पास आउट हो सकता है। तो ये तो ठीक है, इसका एंगल और इसका एंगल मुझे सेम दिख रहा है। बट हमने फिर इसके बाद ये वाला लिया, अब इस एंगल को अगर हम यहाँ से गुजारेंगे तो क्या जा पाएगा? नहीं, क्योंकि इसका कट और इसका कट देखिए सेम बिल्कुल भी नहीं है, इसका वर्टेक्स हमने सेम रखा और यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल ही पास आउट नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर से नहीं जाएगा, तो ये भी सेम नहीं है। इस तरीके से फिर ये वाला लिया, इसको निकाला, तो इस तरीके से कम छोटा इस वर्ड इसके थ्रू हम एंगल्स को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर जो सेम इसके ही शेप का होगा वही यहाँ से पास आउट हो सकता है, बाकी कोई भी पास आउट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने आर्म्स के रोटेशन के अकॉर्डिंगली मेजर किया है, कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि क्या हम एंगल को इसको कट कर दें, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा कट कर दें, ये जो है ना, ये यहाँ से इसको हम थोड़ा सा कट कर दें, मान लो यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया, फिर हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर दिया और फिर बोला कि फिर कोई भी फिर क्या हम इससे पास आउट कर सकते हैं? तो भाई हमने इसको कट कर दिया, तो और कट करने से फिर हम पास आउट करेंगे, भले वो इस एंगल का हो। और अगर हम पास आउट करें तो क्या पास आउट होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि हम भले एंगल के जो ये जो है आर्म से इनको कट भी कर देंगे बट फिर भी वो पास आउट नहीं होगा जब तक पास, क्योंकि एंगल के आर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? उसके वर्टेक्स से, उसका रोटेशन से, कि उसका रोटेशन कितना लॉन्ग है, कितना टर्न हो रहा है, अगर वो ज्यादा टर्न हो रहा है, कम टर्न हो रहा है, किस अकॉर्डिंग वो टर्न हो रहा है और उसके हिसाब से वो शेप के थ्रू पास आउट हो सकता है या नहीं पास आउट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें एंगल के जो आर्म्स होते हैं इनको कट करके डिपेंड नहीं करता कि उससे पास आउट होगा या नहीं होगा। फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल एंगल्स की बात करी गई, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जो एंगल्स पढ़े कि कैसे पढ़े कि कुछ टर्न ज्यादा हो रहे हैं, कुछ कम टर्न हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी रोटेशन, अकॉर्डिंग टू दी रोटेशन ऑफ आर्म्स, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे बात हो रही है स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होती है? जब दोनों आर्म्स क्या होती है, जैसे हमने पिछली बार भी लास्ट टॉपिक में भी इस बच्ची का देखा था कि ना बुक टर्न कर रही थी, अपनी बुक पहले ऐसे उसकी बंद थी, फिर ऐसे 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 ओपन करी, फिर ऐसे 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 पूरी टर्न कर दी, है ना? तो ये बच्ची अपनी बुक टर्न कर रही थी, तो इसकी यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है, ये देखो यहाँ पर फुल टर्न यहाँ पे कर रही है बच्ची क्योंकि इसका पूरा क्लोज है बुक। और उसके बाद जब इसने बुक को ओपन किया, हाफ ओपन कर दिया, हाफ ओपन करने पर क्या किया, एक आर्म यहाँ पर है और एक आर्म इसके यहाँ पर शो हो रही है और बीच में इसका वर्टेक्स शो हो रहा है, ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये होता है स्ट्रेट एंगल। मतलब कि आर्म दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो आर्म होती है ना, दोनों आर्म वो स्ट्रेट लाइन पे, एकदम स्ट्रेट लाइन पे लाई हो रही है, तो सच एन एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, कि जहां पर दोनों आर्म एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, दोनों आर्म्स, यहाँ पे बीच में वर्टेक्स है, तो जहां पर दोनों आर्म्स एकदम स्ट्रेट लाई हो रहे हैं और यहाँ पे हाफ टर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अगर हम आगे भी बात करेंगे तो अभी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्या डिग्री होती है। अब तो अभी डिग्री की तो बात छोड़ दे, अभी तो यहाँ पर नहीं आया, अभी तो सिर्फ इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको एंगल्स का। अभी बोला गया लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल है, हमें उस ठीक है वहां पर एक एंगल है ए ओ बी, ऑब्जर्व करना है। एनी रे ओसी, कोई एक रे ओसी है, डिवाइडेड इन टू एंगल्स, एंगल एओसी और एंगल सीओबी। तो इसका फिगर आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर एक देखो, ये है एओबी एक स्ट्रेट है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। अगर हम इसको अभी रहने दें तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, एंगल एओबी।
अब यहाँ पर क्या है, एक रे, यानी कि एक रे यहाँ पर हमने प्रेजेंट करी है, यहाँ पे शो कर दी है ओसी। कैसी करी है, ओसी। तो यहाँ पर एक एंगल क्या हमारा फॉर्म हो रहा है, एंगल एओसी। और एक एंगल हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है बच्चों, सीओबी या बीओसी, कुछ भी कह सकते हैं, वर्टेक्स का। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर ये एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ना, इसका टर्न ज्यादा हो रहा है, इसका टर्न कम हो रहा है। पता है, टर्न से ही हमें पता चल रहा है कि ये टर्न कम है और ये टर्न ज्यादा है, यानी कि एंगल एओसी इज अ ग्रेटर देन एंगल बीओसी या सीओबी। ठीक है। इससे अब यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों एंगल को क्या किया, अलग अलग देखो कर दिया। ये एंगल, एंगल सीओबी को अलग कर दिया है और एंगल एओसी को बिल्कुल अलग कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये दोनों एंगल है, इनको अलग कर दिया। अभी इनको सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट किया गया था, अब इन दोनों को एंगल को अलग अलग बता दिया। तो इसमें पता चल रहा है कि ये एंगल इज लेस देन दिस एंगल, तो और एओसी इज ग्रेटर देन एंगल सीओबी। ठीक है। अब कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइड्स। अब कह रहा है कि हम ओसी, अभी तो उन्होंने ऐसा किया है कि एक कम है एक ज्यादा है। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है एओबी और उसमें एक रे कंसीडर करी है ओसी, जिसमें एक एंगल कम है और एक एंगल ज्यादा है। अब यहाँ पर बात करें तो इन्होंने बोला है कि क्या हम एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये देखो एक स्ट्रेट लाइन ली, इसमें ए ओ बी, बी हम कंसीडर करेंगे उसका वर्टेक्स को, यानी कि बीच में। अब कह रहा है कि क्या इसमें हम एक ऐसी रे बना सकते हैं जिसके थ्रू, यानी कि एक ऐसा ओसी रे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जिसके थ्रू दोनों ही एंगल इक्वल आए। तो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक बनाया हमने, मतलब कि अगर हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टेक्स है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टेक्स अगर हमने ये ड्रॉ करे हैं, तो यानी कि एक यहाँ पर एंगल मिल रहा है और एक हमें यहाँ पे एंगल मिल रहा है, और दोनों ही एंगल सेम मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ही एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB या BOC। ये एंगल बिल्कुल सेम मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम मिल रहा है। कैसे, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ली और इस स्ट्रेट लाइन में एक परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए परपेंडिकुलर, इस ये जो एक लाइन होती है ना, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन है, उस पे हमने एक वर्टेक्स एकदम ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, जो हॉरिजेंटल और एक हॉरिजेंटल पे बिल्कुल वर्टेक्स पे, हॉरिजेंटल लाइन पे एक वर्टेक्स लाइन हम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल एकदम मिड पे, तो उसे हम बोलते हैं उसका परपेंडिकुलर लाइन। तो जब दो लाइनें आपस में ऐसे हो रही हैं, ठीक है, ये एक हॉरिजेंटल और वर्टेक्स, तो ये होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि टू स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, ये होती है परपेंडिकुलर। तो जब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट एंगल पे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे या हॉरिजेंटल लाइन पे एक वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया, तो वो उसमें परपेंडिकुलर लाइन हो गई वो, और ये क्या हो गया, सेम एंगल ड्रॉ हो गया। तो ऑफ कोर्स हम सेम एंगल पॉसिबल है कि टू एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। Next, and let's explore. We can try to solve the problems using a piece of paper. Recall that when the fold is made, it creates which the state. अच्छा देखो, यहाँ पर क्या है, एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, उस पीस ऑफ पेपर को फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब यही चीज, ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था कि स्ट्रेट लाइन पे, सेम यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कैसे, पेपर के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पेपर है, तो इस पेपर के थ्रू अगर हम करेंगे, तो ये एक पेपर है, ठीक है, इस तरीके का एक पेपर हमने ले लिया। अब इस पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने पे जो हमें क्रीज मिली, अब देखिए ये क्रीज हमें ड्रॉ हो रही है, क्रीज मिली, तो देखो यहाँ भी सेम एंगल मिल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ भी सेम एंगल मिल रहा है, यहाँ भी सेम एंगल मिल रहा है। यही वो कह रहा है कि आप पेपर के थ्रू बता सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ईच ऑफ दीज एंगल फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल, और सो स्ट्रेट एंगल कंटेन टू राइट एंगल। तो जो स्ट्रेट एंगल होते हैं, वो जो एक स्ट्रेट एंगल होता है वो टू राइट एंगल कंटेन करता है, और इस जो ये परपेंडिकुलर वाला एंगल है ना, इसे हम वो राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। वैसे 90 डिग्री यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि 90 डिग्री होता है। हालांकि अभी डिग्री वाले आपको बाद में आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही हूँ। अभी यहाँ पर अभी डिग्री से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ अभी आपको बताया कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन गई होती है हॉरिजेंटल, और राइट एंगल क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन पे अगर हमने एक हाफ उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो 2 राइट एंगल हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल है, अब इसमें हमने अगर हाफ टर्न किया तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, और अगर हमने इसको फुल टर्न कर दिया, ऐसे फुल टर्न कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? कंप्लीट एंगल बन जाता है। अगर हम फुल इसको टर्न कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। हाउ मच ऑफ फुल टर्न विल बी फॉर्म अ राइट एंगल। अगर हम फुल टर्न लेंगे तो कितने राइट एंगल बनेंगे? देखो भाई, ऐसे यहाँ पर ही देख लो, एक हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे किया, तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट एंगल है, तो कितने होंगे? 1 2 3 4, इस तरीके से हमको मिल जाएंगे एग्जैक्टली कितने राइट एंगल। ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिसेंबल्स द शेप ऑफ एल। एन एंगल is a right angle only it is extract half straight angle, two lines meet राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरीके से ये लाइन और ये लाइन आपस में जहां मीट करती है उन्हें हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट में हाउ मेनी राइट एंगल डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम में कितनी आपके डिफरेंट डिफरेंट देखो सब क्लासरूम में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल विंडो है तो विंडो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे एक राइट एंगल, एक राइट एंगल, यहाँ पर एक राइट एंगल, यहाँ पर आपको बोर्ड देखने को मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, तो एक राइट एंगल यहाँ, एक राइट एंगल यहाँ, एक राइट एंगल यहाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्क्वायर शेप हो या फिर रेक्टेंगुलर शेप हो, वहां पे अगर एक परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट लाइन है और ये कैसे उसके ऊपर परपेंडिकुलर गई है तो दैट इसको राइट एंगल। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके कैसा गया है और वहां पे कितने एंगल राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो क्लासरूम में बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। Next question, question number 2. Join A to other grid point in the figure by a straight line to get a straight angle. अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि जो A लाइन है ना, जो A पॉइंट है, इसको हमें और ज्यादा इंक्रीज करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर A की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये मिल गई हमें एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा अगर वो ए पॉइंट की बात करता है ना तो ए से ही हमें ड्रॉ करना है, बी से इधर इधर कहीं आप ड्रॉ मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए से बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को, तो ऑफकोर्स हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो स्ट्रेट लाइन ऑफकोर्स यहाँ से है ना, राइट एंगल, ओके। नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड, एक अदर ग्रिड से ऐसे ज्वाइन करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। मतलब कि हमें यहाँ से क्या मिल जाए, एक राइट एंगल मिल जाए। तो अगर हमने इसको देखो ए से स्ट्रेट लाइन ऐसे किया तो अगर हमें राइट एंगल मिलना है तो हमें ये यहाँ से भी एक राइट एंगल मिल रहा है और यहाँ से भी एक राइट एंगल मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ए से ऐसे करी है, ये देखो यहाँ से भी हमें राइट एंगल ड्रॉ मिल रहा है। यहाँ पर अब कह रहा है कि इस लाइन को अगर हम फिगर में जो है ये वाली लाइन शो करी गई है, तो राइट एंगल एट ए से कोई हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। वी नीड अ ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट डिवाइडेड स्ट्रेट एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल को डिवाइड कर दे लाइन ए पे सी ए बी, यानी कि सी ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सी ए बी को अगर हमें टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इस तरीके से कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल, एक यहाँ से एक रेक्टेंगल राइट एंगल फॉर्म हो रहा है और एक यहाँ से, यानी कि ये और ये एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमें राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है गेट अ स्लैंटिंग, ओके। गेट अ स्लैंटिंग क्रीज on a paper, now try to get another crease that are perpendicular in the slanting crease। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एक पेपर है, चलो फॉर एग्जांपल यही पेपर काम पे लाते हैं, तो बड़ा पेपर इसको मैं थोड़ा सा हाफ कर लेती हूँ। नेक्स्ट ये पेपर है, अब इसको कह रहा है स्लैंटिंग क्रीज कर लो भाई, कर ली स्लैंटिंग क्रीज। अब कह रहा है ये स्लैंटिंग क्रीज कर ली, कैसे भी मोड़ कर रोल कर लो, मोड़ कर स्लैंटिंग क्रीज कर ली। अब कह रहा है ये देखो ये क्रीज मिल गई, अब कह रहा है यहाँ से एक और क्रीज ड्रॉ करनी है। तो इसी क्रीज को, ये जो यहाँ से आपको क्रीज दिख रही है ना, इस क्रीज को अगर हम इस क्रीज से मिला करके ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो देखो क्या मिल रहा है। हाँ ऑफ कोर्स हमने ये एक यहाँ से देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्रीज दिख रही होगी, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। एक तो यहाँ पर आपको ये क्रीज मिल रही है और एक यहाँ पे आपको
ये क्रीज मिल रही है, तो 2 क्रीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अब कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, कितने राइट एंगल हो गए? देखो भाई, एक तो ये राइट एंगल मिल रहा है हमें, यानी कि ये और ये आम मिला के एक राइट एंगल। एक राइट एंगल यहाँ की आम और यहाँ की आम देखो, तो एक ये राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से एक राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से एक राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है। 1 2 3 4 तो हमें राइट एंगल इस तरीके से ही ड्रॉ मिल रहे हैं। और नेक्स्ट और कह रहा है क्यों, क्योंकि ये देखो एग्जैक्ट राइट एंगल क्यों ड्रा हो रहे हैं, क्योंकि हमें दो परपेंडिकुलर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर दो लाइन है आपस में मीट कर रही हैं, तो वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन में हम एक यानी कि, या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, उसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमें 90 डिग्री के राइट एंगल मिल रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड अ पेपर, अब वही चीजें कैसे आपने फोल्ड किया, क्या है उसको डिस्क्राइब करना है, तो वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग एंगल्स, अब इन एंगल्स को क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पर ये जो आपको एंगल शो हो रहे हैं, तो यहाँ देखो ये वाले जो एंगल आपको शो हो रहे हैं ना, तो ये कुछ जो इसका वर्टेक्स है देखिए, ये है कम, थोड़ा सा कम टर्न ले रहा है, यहाँ भी कम टर्न ले रहा है, यहाँ भी कम टर्न ले रहा है, यहाँ भी ये है, ये देखो राइट एंगल जैसा दिख रहा है ना, ये ज्यादा टर्न ले रहा है। यहाँ पर अब बात करें तो ये भी राइट एंगल दिख रहा है हमें, तो ये भी राइट एंगल, यहाँ पे तो सारे ही राइट एंगल है, सारे राइट एंगल है। यहाँ पे बात करें तो ये देखो ज्यादा जा रहा है, ये इसका टर्न रोटेशन ज्यादा है, बट इसका यहाँ भी इसका टर्न ज्यादा है, यहाँ भी ये सारे ज्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लासिफाई करना है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो ये है ऑक्यूट एंगल। अगर ये जो फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर ये कौन है, ऑक्यूट एंगल है। ऑक्यूट एंगल इट मींस जो इस तरीके से जिनका टर्न बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, क्या मतलब कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में हमने भी पढ़ा ये राइट एंगल है। राइट एंगल में जितने भी राइट एंगल से कम ड्रॉ होंगे ना, ये वाला जितने भी कम ड्रॉ होंगे, ये सारे ऑक्यूट एंगल होंगे। तो ये जो देखो राइट एंगल के इधर वाले ना, ये सेम वही है, कम टर्न हो रहा है, तो ये सारे क्या है, ऑक्यूट एंगल है। क्या है, ऑक्यूट एंगल। अब यहाँ वाले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब 90 डिग्री से ये ज्यादा जा रहा है, इनका टर्न 90 डिग्री से ज्यादा है। ये देखो अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो इसका 90 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ भी हमने ड्रॉ करी तो 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री से जितने भी ज्यादा जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑप्टस एंगल। तो जिनका टर्न जितना ज्यादा होगा वो ऑप्टस एंगल होगा, जितना टर्न जितना 90 डिग्री से कम होगा या राइट एंगल से कम होगा वो ऑक्यूट एंगल होंगे। और ये है राइट एंगल, देखो एक परपेंडिकुलर है यानी कि स्ट्रेट लाइन है, और उसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, तो ये सारे राइट एंगल है। तो जितना ज्यादा, अब यहाँ पे कह रहा है इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, लेस देन है राइट एंगल से, तो जो इनका कितना टर्न हुआ, इनका क्वार्टर टर्न हुआ, इस टर्न को क्या बोलेंगे, राइट एंगल से कम, कम टर्न है यानी कि क्वार्टर टर्न है, क्वार्टर टर्न है, इट मीन्स कि एक्यूट एंगल है। और जिनका क्वार्टर टर्न से ज्यादा है यानी कि ग्रेटर राइट एंगल से क्वार्टर टर्न, एंड लेस देन द हाफ टर्न, यानी कि क्वार्टर टर्न से ज्यादा है, लेस देन द हाफ टर्न से कम है, तो वो हो जाएंगे ऑप्टूस एंगल। अब बात करते हैं फिगर 8 आउट की। आइडेंटिफाई ऑक्यूट, राइट, ऑप्टूस एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। वही चीजें हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ऑफकोर्स पता है, हमने अभी आइडेंटिफाई की। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड अ फ्यू ऑप्टूस एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब कि हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से ऑक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिए जो कि हमें पता है 90 डिग्री से कम होते हैं। फिर ये एक लाइट कर लिया, तो ए बी सी, और ये एंगल पी क्यू आर इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हमने ड्रॉ किया ऑप्टिवस एंगल, यानी कि वो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, एक ये कर लिया हमने जेड एक्स वाई, और एक ये ड्रॉ कर लिया इससे भी ज्यादा, कुछ भी इस तरीके से, कितने भी ज्यादा जिनका टर्न जितना ज्यादा होगा 90 डिग्री से जितने भी ज्यादा होंगे वो ऑप्टिवस एंगल होंगे। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, उनको लेबलिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। Next question is, do you know what the words acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जानते हो कि acute और obtuse का मतलब क्या होता है, और acute को यहाँ पर इन्होंने मीन्स दिया है sharp का, and obtuse का मीन्स दिया है blunt का। It means कि sharp और blunt क्या होता है, अगर पेंसिल की ये पॉइंट है, ठीक है, ये अगर हमने अभी sharp का रखी, तो ये क्या है, sharp है, पेंसिल sharp है, यानी कि pointed, like pointed, शार्पन, पॉइंटेड, पॉइंटेड जो आर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूट एंगल, इसलिए इन्होंने इसको शार्प नाम दिया है, शार्प में। और ब्लंट इट मीन्स कि जब पेंसिल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो जो उसकी निब होती है वो कैसी हो जाती है, घिस जाती है, ब्लंट हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसको उन्होंने नाम दिया है ऑप्टूस एंगल को ब्लंट। तो ऑप्टूस एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी कि जिसको जो जितना ज्यादा पतला होगा, पॉइंटेड होगा, उसको शार्प है, वो शार्प है, यानी कि वो ऑक्यूट एंगल है। और जो जितना ज्यादा चौड़े पे, खुले पे होगा, ऐसे चौड़े पे,
है ना, चौड़े, इट मीन्स कि वो जितना ज्यादा इसका टर्न रोटेशन ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, वो होगा हमारा ऑप्टिस एंगल यानी कि ब्लंट एंगल। ठीक है, इसलिए उसका नाम दिया गया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। यहाँ पर आपको फिगर दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कितने ऑक्यूट एंगल आपको मिल रहे हैं। ऑक्यूट एंगल इट मीन्स कि 90 डिग्री से कम यानी कि राइट एंगल से कम। राइट एंगल, राइट एंगल होता है राइट एंगल से कम वाले एंगल, ऐसे वाले एंगल वो कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट में, एक तो ये है, यहाँ पर अगर हमने देखो तो ये है एक ऑक्यूट एंगल, यहाँ से अगर ये ऐसे हम मेजर करें तो ये एक ऑक्यूट एंगल है, और यहाँ पर ऐसे मेजर करें तो ये एक ऑक्यूट एंगल, और ये सारे ही राइट एंगल से कम एंगल के हैं। तो यहाँ पर कितने हमें राइट एंगल मिले हैं, 3 राइट एंगल। नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो ये बड़ा वाला है ट्रायंगल, उसके अंदर एक और ट्रायंगल दे रखा है। तो अगर हम इन ट्रायंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में देखें तो देखो, एक तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 1 2 3 3 ऑक्यूट एंगल। फिर एक ये ट्रायंगल ले लो, इसमें भी 1 2 3 यानी 3 3 6, और एक ये ट्रायंगल ले लो 3 3 6 और ये 3 9, और एक ये अंदर वाला ट्रायंगल ले लो। तो ये हमारे कितने हो गए 9 और ये 3 12, यानी कि यहाँ पर टोटल हो गए 12 एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम इतने को लें, ये इतना, यहाँ पर 3 एक्यूट एंगल हो गए, 3 और 3 6 एक्यूट एंगल, 6 एंड 3 9 एक्यूट एंगल, फिर ये 9, फिर ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, टोटल कितने 21। आप क्या करना अच्छे से, 21 ऑक्यूट एंगल यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट हो रहे हैं कैसे कि एक हर एक एंगल को यहाँ पर जो है ना एंगल, फिर उसके अंदर एक और एंगल, फिर उसके अंदर एक और एंगल, यानी कि ट्राइंगल जो हमें दे रखे हैं शेप में, इनको ना आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में देखना कि एक इतना पार्ट देखना, उसमें देखना, फिर एक इतना, फिर एक इतना, फिर इसमें इतना, फिर इसमें इतना, फिर इसमें इतना, फिर अंदर वाला इतना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने 21 एक्यूट एंगल हमें मिले हैं। नेक्स्ट करें व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक और आपको स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे कि हमने जब चैप्टर फर्स्ट किया था तो वहां पर यही था चैप्टर फर्स्ट में कि हमें एक और पैटर्न बताना था कि इसके बाद और कौन सा पैटर्न बनेगा। सेम यहाँ पर भी कह रहा है इसके बाद और कौन सा एक पैटर्न बनेगा वो आपको बताना है, और उसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर हम उस पैटर्न की बात करें तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बना के बताती हूँ कि एक तो यहाँ पर था कैसा, एक ट्राइंगल था, फिर यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल था, फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल, उसके अंदर ट्राइंगल, और फिर एक और ट्राइंगल। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक अगर पैटर्न बनाएंगे तो एक ये ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से। फिर अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल था इसके अंदर सेकंड नंबर पे, तो उस ट्राइंगल को भी हम बना देते हैं क्योंकि हमें तो उसके नेक्स्ट वाला पैटर्न ड्रॉ करना है। तो देखो एक ही हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पर एक और इसके अंदर ट्राइंगल है, चलो भाई उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल हमने इसके अंदर भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसका एक और स्टेप यानी इसके एक और स्टेप यानी पैटर्न पे आगे जाना है, तो हम एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ऐसे और ऐसे। ये एक और ट्राइंगल हमें ड्रॉ हो गया यहाँ पे। यहाँ पर एक और ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अब हमें इनको काउंट करना है और बताना है कि हमें कितने एक्यूट एंगल मिलते हैं। तो देखो हर एक ट्राइंगल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में देख लो। पहले इस ट्राइंगल को देख लो, यहाँ पर कितने 1 2 3। फिर इस पार्ट को देखो 1 2 3, यानी 3 3 कितने हो गए 6। फिर 1 2 एंड 3 यानी कि 9। फिर 1 2 3 12, 1 2 3, अब 15, 15 के बाद ये हो गया 16 17 18। फिर ये वाले ट्रायंगल में 19 20 21 22 23 24, और इस तरीके से आप काउंट करोगे, इस तरीके का ट्रायंगल यहाँ पर 24
फिर अंदर वाले भी और काउंट करोगे, फिर ये भी काउंट करोगे आप, ये अंदर के। तो ये सारे एंगल जो एक्यूट एंगल काउंट होंगे ना, वो टोटल कितने आएंगे? टोटल 30 एक्यूट एंगल आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके कि पैटर्न हमें क्या क्या शो हो रहा है, तो पैटर्न के लिए हमें देखा यहाँ पर कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, तो यानी वन ट्राइंगल, 1 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर हो गया 3 एक्यूट एंगल हमें मिल गए। फिर यहाँ पे कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4, भाई एक ये 1 2 3 एंड 4, 4 ट्राइंगल है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 एक्यूट एंगल। उसके बाद यहाँ पर हम काउंट करते हैं ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 7 ट्राइंगल है, और 7 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 21 एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन वाला 10, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 यानी कि टोटल 30 एक्यूट एंगल, 30 एक्यूट एंगल। तो ये इसका पैटर्न है। एक और पैटर्न आप देख सकते हो कि 3 एंड 9 के बीच में कितना, सॉरी 3 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 12 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। सेम 21 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। तो ये 9 के डिफरेंस से भी हमें पैटर्न से पता चल रहा है कि हमारा लास्ट जो पैटर्न बनेगा वो किस तरीके, कैसे पैटर्न आया, वो कैसे बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पैटर्न फाइंड आउट कर लिए हैं, और 2.8 तक हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।